हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे घरों पे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स। ठीक है, ये टॉपिक जो है आप देख सकते हो, जो हमारा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उसमें तो ये बिल्कुल मेंशन है अलग से ट्रायंगल्स। लेकिन जो सिलेबस हमारा गार्ड और प्रोटेक्शन फोर्स का भी है उसमें भी जो है मेंसुरेशन मेंशन है। तो कई बार क्या होता है, मेंसुरेशन में भी जेके वाले घुसा सकते हैं इसको, तो इसके लिए ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे भी बाकी भी जो भी जेके एग्जाम होगा सबके लिए ये टॉपिक जो है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपकी क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ कि टेलीग्राम पे आपको जो भी ये नोट्स होंगे हैंड रिटन वो आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो का अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ट्रायंगल है नाम, आपको पता है, चैप्टर नंबर 3 है अपना। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वीडियो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आता है ट्रायंगल। ट्राई मतलब क्या हो गया, 3 एंगल्स, मतलब 3 एंगल्स हो गए। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसी फिगर जिसकी कितनी साइडें हों, 3 साइडें। 3 साइडें हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 एंगल्स हो गए। तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रायंगल बोलेंगे। ये तो सेकंड थर्ड में पता होता है बच्चों को। उसके बाद क्या आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। पहले जो 5 मिनट होंगे वो तो आपको मिनिमम पता होगा, लेकिन उसी 5 मिनट से आगे क्या निकल के आएगा, वो 5 मिनट ध्यान दिए होंगे तो आगे उसी से चीज़ें निकल के आएंगी। ठीक है, सबसे पहले आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, साइड के हिसाब से, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के हिसाब से। एंगल के हिसाब से क्या हो गया, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया एंगल्स के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आ गया साइड्स के हिसाब से। साइड्स के हिसाब से क्या होता है, सबसे पहले होती है स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है, स्केल एंड ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती। ठीक है, नो इक्वल साइड, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है और कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। उसके बाद आता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है, स्केलर में मैंने बता दिया, नो टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड और कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, इसमें 2 साइडें बराबर होती हैं। या तो हम बोल सकते हैं कि 2 एंगल्स, कौन से 2 एंगल्स, जो कि उन 2 साइड्स के ऑपोजिट में है वो बराबर होंगे। अभी बताता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे तो कोई भी बराबर नहीं है, ना कोई साइड बराबर है ना कोई एंगल बराबर है, ये तो छोड़ो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लो बी और एंगल सी क्या है, बराबर है। या तो मैं बोलूंगा एंगल बी और एंगल सी बराबर है, या तो मैं क्या बोलूंगा, इस एंगल्स के ऑपोजिट साइड, इस एंगल के बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए सी, और ये सी के एंगल कौन सी साइड है, अपोजिट ए बी। तो मैं बोलूंगा ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगी, वो वाली साइड। यहाँ पे मैं बी सी नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि एंगल्स कौन से बराबर हैं, बी और सी, तो इनके ऑपोजिट जो साइडें आ रही हैं वो बराबर होंगी। ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, और कितना होते हैं, 60 डिग्री। सारी साइड्स भी बराबर होती हैं, सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं, और सारे एंगल किसके बराबर होते हैं, ईच एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री होता है। ये होगी एक। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, जैसे मैंने बताया। एक्यूट मतलब सारे के सारे एंगल लेस देन 90 होंगे। ऑब्ट्यूस मतलब सारे एंगल ग्रेटर देन 90 नहीं हो सकते, याद रखना, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं ना। ट्रायंगल के कितने एंगल हैं, 3 एंगल हैं। तो अगर एक 90 हो गया, दूसरा भी 90 हो गया, तो यहीं पे तो ये 180 हो गया, तो थर्ड एंगल हो ही नहीं सकता फिर, तो वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकती। इसका मतलब इसमें क्या है, सिर्फ एक और एक, कोई भी एक एंगल तीनों में से ग्रेटर देन अगर 90 होगा तो मैं क्या बोलूंगा, उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलूंगा। राइट एंगल में क्या होगा, एक 90 डिग्री के बराबर होगा, यहाँ पे एक ग्रेटर देन 90 होगा, यहाँ पे सारे के सारे लेस देन 90 होने चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में भी बताया है। इसमें एक चीज़ आती है ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस थ्योरम आती है ना, उसमें ट्रिपलेट्स आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपका ये यूज़ होता है, तो इसीलिए हम लोग ये आपको याद करने पड़ेंगे। याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो 3 4 5 तो याद ही होता है बंदों को, 3 4 5 और 5 12 13 तो याद ही होता है। अब 3 4 5 के जितने भी मल्टीपल हैं, मतलब 3 4 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन गया, 6 8 और 10, तो ये 6 8 10 भी ट्रिपलेट बन गया। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 12 और 15 बन गया, ये भी ट्रिपलेट। 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 16 और 20, ये भी ट्रिपलेट बन गया। तो ये तो हो गई, एक तो ये बन गया, ये जितने मर्जी बनाते जाओ। दूसरा 8 15 17 5 12 13 9 40 41 7 24 25, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा कि ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यूज़ होते हैं। ये अगर आपने यूज़ कर लिए तो काफ़ी सारा टाइम आपका बच सकता है। चलो आगे, अब कुछ पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के रिलेटेड, नोट है, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नोट्स आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देना है। सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब कोई ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, कोई ये क्या है मेरे पास, ट्रायंगल है, इसकी मैंने कोई साइड्स ले ली, मान लो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। अगर मैं ए प्लस बी करूँगा
वो सी से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं ए प्लस सी करूँगा तो वो बी से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं बी प्लस सी करूँगा तो वो ए से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई दो साइड्स को जब मैं ले लेता हूँ और उसका सम करता हूँ, वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आना चाहिए, वही ट्रायंगल मेरी सही होगी। अगर ऐसा नहीं आया, इसका मतलब वो ट्रायंगल मेरी बन ही नहीं सकती। अब आपको अगर ये पॉइंट नहीं पता होता और क्वेश्चन कैसा आता है इसके, विच ऑफ द फॉलोइंग, वन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकती। अब आपको नहीं अगर ये पॉइंट पता होता ना पहला वाला, तो आप क्या करते, यार ये 3 4 5 ये भी, इसमें कैसे पता करें कौन सी सारी हो सकती है, 1 2 3 की भी बना सकते हैं, 4 5 6 की भी बना सकते हैं, 2 3 4 की भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, 1 2 3 की आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे सम करूंगा 1 + 2, तो ये ग्रेटर देन 3 नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है, इक्वल्स टू 3 आ रहा है। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड आ रहा है यहाँ पे। तो इस केस में ये हम लोग ट्रायंगल नहीं बना सकते। बाकी केस चेक करोगे तो तीनों में बना सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सी नहीं बन सकती, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था इसका, दूसरा पॉइंट है साइड्स ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके जो ऑपोजिट साइड होगी वो हमेशा बड़ी होगी। ये भी कई बार हो सकता है कि सीधा एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू फॉर्म। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब ट्रायंगल के रिगार्डिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं, जैसे मीडियन क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली हैं। तो अभी अगले 10 मिनट जो है वो ध्यान से मुझे दे देना और ध्यान से सुनना चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है मेरे पास, मीडियन। तो मीडियन क्या हो गया, मीडियन एक ऐसी लाइन है, मीडियन क्या है हमारे पास, मीडियन एक ऐसी लाइन है। एक सेकेंड रुक जाओ। तो क्या है मेरे पास मीडियन, मीडियन एक ऐसी लाइन है जिसको हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, कहाँ से ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स से। कहाँ से, वर्टेक्स से। कहाँ पे, ऑपोजिट साइड पे, वर्टेक्स से कहाँ पे, ऑपोजिट साइड पे। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे सपोज कर लो मैंने क्या किया, मेरे पास एक वर्टेक्स क्या है, ये है, दूसरी वर्टेक्स क्या है, ये है, तीसरी वर्टेक्स क्या है, ये है। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे दो कोने आके मिल रहे होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, वर्टेक्स भी पता चल गया। अब यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के केस में तो दो ही कोने होंगे। वैसे वर्टेक्स जनरली अगर हम बोलें तो क्या है, दो या दो से ज़्यादा कोने जहाँ पे लाइंस, कर्व्स, यहाँ पे एजेस जो है वो मीट कर रही हैं। ठीक है, जनरली दो या दो से ज़्यादा जहाँ पे भी मीट कर रही होंगे उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। तो वर्टेक्स से सपोज मैंने ये वर्टेक्स ले लिया ए, अब यहाँ से जो एक लाइन ड्रॉ की जा रही है, क्या बोला मैंने यहाँ पे कि कहाँ से लाइन ड्रॉ करना है, वर्टेक्स से। कहाँ पे करना है, ऑपोजिट साइड पे। तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, एक सेकेंड, इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड क्या है, ये नीचे वाली, ये बी सी जो साइड है वो क्या है, ए के ऑपोजिट है। ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ कर दिया। इस ऑपोजिट साइड को क्या किया, इसका काम क्या था मीडियन का, इसने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो गया मेरा, बी एफ जो है वो एफ सी के बराबर हो गया। तो ए एफ क्या बन गया, ए एफ इक्वल्स टू मीडियन। तो ए एफ मेरी लाइन क्या बन गई, ये मेरी लाइन बन गई मीडियन। और इसने किया क्या, इसने ऑपोजिट साइड को डिवाइड कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में। सिमिलरली अगर मैं बी डी को देखूं, अगर मैं ये वाला देखूं बी डी को, तो ये भी क्या है मेरे पास, ये भी मीडियन है। ये मैं कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, बी वर्टेक्स से कहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, साइड ए सी पे। और ये क्या कर रहा है, ए सी को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए डी इक्वल्स टू डी सी होगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी ई इक्वल्स टू ई ए होगा या ए ई होगा, जैसे भी आप लिखना चाहो आपकी मर्जी है। तो ये काम होता है मीडियन का। ठीक है, आई होप आपको मीडियन समझ आ गया होगा। अब मीडियन समझ आ गया है तो मीडियन पे एक क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, बच्चों को नहीं पता चलता सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले हाँ ये क्वेश्चन यही है, यही है क्या, अपोलोनस थ्योरम, यही थ्योरम जो है यही क्वेश्चन भी है। ये कब हमें यूज़ होता है, जब हमें लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करनी होती है। कब, जब हमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी हो तब इसका यूज करते हैं। ठीक है, टू फाइंड लेंथ ऑफ
मीडियन। अब मैंने आपको ये ट्रायंगल बताई, ऊपर मैंने बताया कि आपके पास एक ट्रायंगल है, AD क्या है, मीडियन। अगर ये मीडियन है इसका मतलब BD किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मीडियन जो है वो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है किसको, ऑपोजिट साइड को। अब ये थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये ऐसा कहती है कुछ कि ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर, मतलब मीडियन जिस साइड पे आ रहा है उनको छोड़ के जो दोनों साइडें बची, मीडियन किस साइड पे आ रहा है, BC पे, तो उसको छोड़ के दो साइडें कौन सी बची, एक AB बची, एक AC बची, उनका स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स होगा किसके स्क्वायर के बराबर, मीडियन का स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कोई एक साइड ले लो, चाहे तो आधा BD ले लो, चाहे तो DC ले लो, आपकी मर्जी है। समझ आया क्या हुआ? नहीं समझ आया? चलो एक बार देखते हैं मैंने क्या बोला। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि AB का स्क्वायर जो दोनों साइडें बाकी बची प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में मीडियन का स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कोई भी साइड। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, जब मेरे पास ये क्या है, मीडियन, जब ये मीडियन आ गया तो ये दोनों साइडें बराबर आ गई, BD इक्वल्स टू DC, तो यहाँ पे मैं DC का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, BD भी लिख सकता हूँ, DC भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि AB हमारे पास मान लो 3 है, AC हमारे पास मान लो 4 है, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर ट्रिपलेट्स बताए थे ना, उनमें से एक ट्रिपलेट जो है वो कोई ले लेते हैं, जैसे 9 40 41 है वो ले लेते हैं, या 9 12 15 है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि एक साइड कितनी है, ये मान लो 12 है, ये नीचे वाली 12 है, ये मान लो 15 है, और ये मान लो 9 है। ये मैं ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि ये 9 12 15 जो है वो राइट ट्रायंगल में अप्लाई होगा। वैसे तो ये राइट ट्रायंगल में अप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि ये राइट ट्रायंगल वाली ये है, ट्रिपलेट्स जो है वो हमेशा राइट ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं। तो अभी मैं फिलहाल ऐसे समझाने के लिए सिर्फ ये ले रहा हूँ। तो अगर हमें पूछा हो इस केस में कि इसकी लेंथ निकालें, तो हम क्या करेंगे, मैं करूँगा 15 का स्क्वायर, इस मीडियन को छोड़ के जो दोनों साइडें बची, प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर, मीडियन क्या है, AD का स्क्वायर, प्लस अगर ये 12 है तो ये आधी आधी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, तो ये कितनी हो जाएंगे, 6, तो प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो AD आ जाएगा आपका। तो यही उसने एग्जामिनर ने पूछा रहता है, ठीक है। चलें आगे, चलो। तो ये आपको समझ आ गया होगा मीडियन क्या होता है, मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन करता क्या है, कहाँ से ड्रॉ होता है, किस साइड पे ड्रॉ होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन पे आ गए क्या, हाँ ठीक है। उसके बाद अगला थ्योरम क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बस 10 से 15 मिनट आपके लेंगे और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला थ्योरम है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, एक सेकंड रुक जाओ जरा, फिगर थोड़ा छोटा करने दो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको क्या कह रहा है, 1 सेकंड, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको कह रहा है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। क्या कह रहा है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ध्यान से समझना, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर 2 साइड्स। हो सकता है कि क्या लिखा है नहीं समझ आया होगा, एक बार हिंदी में सुनो। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अब एंगल के बाइसेक्टर 2 हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। सपोज करो मैंने ये फिगर बनाई, एक मैंने ये एंगल बनाया, ये एक एंगल बनाया, ठीक है। अब ये एक एंगल है, और मैं क्या करूं, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं पीछे की तरफ, तो ये भी क्या है, मेरा एक एंगल है, बिल्कुल सर है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरनल एंगल है, मतलब अंदर वाला एंगल है। तो ये जो लाइन बनी, ये कौन सी बनी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है, एक्सटर्नल एंगल। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ बन रहा है। और यहाँ से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ जो इस एंगल को डिवाइड करे, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। लेकिन इसमें यहाँ पे इसने क्या बोला है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब ये अगर मेरे पास ए एंगल है, तो ये जो है AD, वो क्या हो जाएगा, इसका इंटरनल बाइसेक्टर। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड्स को, अपोजिट साइड क्या है इसकी, BC को इस रेशो में डिवाइड करेगा, जो रेशो किसके बराबर होगी, जो बाकी दोनों साइडें बचेंगी। मतलब ये BC को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, BC को डिवाइड कर रहा है BD और DC में, इस रेशो में कि जो बाकी 2 साइडें बचेंगी। ये होगा इसका कहने का मतलब। क्या कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे लिखा होगा कहीं तो मैंने,
ज़्यादा नीचे हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, क्या मतलब है इसका कि एक सेकेंड, हाँ, तो क्या मतलब हुआ कि इंटरनल बाइसेक्टर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसको, ऑपोजिट साइड्स को, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। अगर मैं ए ले रहा हूँ तो वो बी सी को बाइसेक्ट करेगा। अगर मैं सपोज यहाँ से ये ले लेता हूँ, अगर मैं ये वाला बाइसेक्टर ले लेता हूँ तो वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी को। और ये पॉइंट अगर मैं ई ले लेता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ए ई बाय ई सी। अब मेरी बाकी दोनों साइडें कौन सी बची, एक ये और एक ये, तो इसको क्या लिखूंगा, ए बी बाय बी सी, ऐसे लिखूंगा। समझ आया, जो साइड कट रही होती है, जो बाइसेक्ट हो रही है, उसकी रेशो किसके बराबर होगी, जो बाकी दोनों साइडें बची। इसका मतलब ये है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इस चीज़ के, आपको बी डी दे दिया जाएगा, आपको सी डी दे दिया जाएगा, आपको ए बी दे दिया जाएगा, बोलेगा ए सी क्या है, और बोल दिया जाएगा कि ए जो है, ए डी जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है, ऐसे बता दिया जाएगा, मेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ना कोई एरिया का फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को यही पता होता है सिर्फ एरिया का फार्मूला है, ज़्यादा से ज़्यादा मीडियन देख लिया, बस। तो ये थ्योरम पता नहीं होती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको नंबर देगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के बहुत सारे फार्मूले हैं। आप अगर अलग अलग चैप्टर में जाओ तो अलग अलग चैप्टर के अलग अलग फार्मूले हैं। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओगे तो वहाँ पे अलग फार्मूला है एंगल निकालने का। अगर थीटा दिया होगा कहीं से, सॉरी, एरिया निकालने का। अगर एंगल दिया होगा तो एरिया निकालने का फार्मूला अलग है। अगर साइड दी होगी तो फार्मूला अलग है। अगर राइट ट्रायंगल होगी तो फार्मूला अलग है। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग किस्म के फार्मूले हैं। यहाँ पे अगर हमें कोऑर्डिनेट्स भी दिए होते हैं, एक्स वाई, वाई जी, एक्स जी, ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, तो उस केस में फार्मूला अलग है। लेकिन हमको एक जनरल फार्मूला लेके चलना है जो हर एक जगह अप्लाई हो जाए, जितना हमको ज़रूरत है, जितने क्वेश्चन सिलेबस में है, जितना हमको पूछा जाता है। उसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला। सॉरी, क्या बोलते हैं हम उसको, हीरोन्स, HERONS, हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एस क्या है, यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये वाली, इसकी साइड है ए, एक बी और एक क्या है, सी। अब इसका पेरीमीटर किसके बराबर होता है, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। सेमी मतलब आधा, तो सेमी पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर और ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर माइनस पहली साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरी साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरी साइड। तो इस तरीके से करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका हीरोन्स फार्मूला से आपका ये क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। अभी क्वेश्चन किस तरह का होता है थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, एक सेकंड रुको। अब देखो क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से होगा। सपोज आपको एक साइड दी होगी, एक साइड दे दी 17, दूसरी साइड दे दी 9, तीसरी साइड दे दी आपको 10, और बोल दिया गया कि इसका एरिया निकालो। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटरों का सारी साइडों को क्या किया, पहले ऐड किया और डिवाइडेड बाय कितना कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 17 और 9 कितना बनेगा, 26, 26 और 10 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना बन जाएगा, 18। अब एरिया किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे पहले फार्मूला, सेमी पेरीमीटर माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, इसकी साइड्स हैं। तो एरिया किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ऑफ एस कितना है, 18, 18 माइनस पहली साइड ले लो 17, कोई भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस 9, 18 माइनस 10। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 18, इसका आ गया 1, इसका आ गया 9, इसका आ गया 10। अब यहाँ से गलती देखना, यहाँ से गलती क्या करते हैं, सॉरी 10 नहीं 8, यहाँ से गलती क्या करते हैं बच्चे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो बड़ा बन जाएगा, बड़ी टर्म बन जाएगी, फिर उसका स्क्वायर रूट लेने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसको क्या करो, इसको डिवाइड करो इस तरीके से कि जिसका रूट हमको पता हो। जैसे 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो ऊपर वाला 18 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 9 लिख सकता हूँ आराम से। 1 को तो छोड़ो, 9 को मैं एज ए 9, क्योंकि 9 का रूट मेरे को पता है। 8 को मैं 8 का 8 ऐसा ही रखता हूँ। अब ये 2 बार 9 है और यहाँ पे क्या बन गया, 8 × 2 16। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 2 × 9 × 9, चलिए 2 को क्या लिख सकता हूँ, 8 × 2 16 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर इंटू
9 का स्क्वायर, क्या मैं ऐसे अंदर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 9 का स्क्वायर और फिर बाहर ये और ये इससे कटा तो कितना आंसर आ गया 36। तो 36 मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका एरिया। इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो हीरोन्स फार्मूला से सारी ट्रायंगल्स का, अगर आपको इस तरह से सारी साइडें दी है। ठीक है, चलो हीरोन्स फार्मूला भी हो गया। उसके बाद आप आते हैं, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो क्या होगा? तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखना है। ठीक है, सारे लोग क्या करते हैं, इसको याद रखते हैं, याद नहीं रखना है, ये आपको अपने आप निकल के आ जाएगा। कैसे? हीरोन्स फार्मूला में जब आप पुट करोगे वैल्यूज, सारी साइडें बराबर होती हैं इसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें क्या होती हैं? बराबर। तो जब मैं इसमें फार्मूला में वैल्यूज पुट करता हूँ सारी साइडें बराबर की, तो मेरे पास मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि वो एक पेज का जाएगा पूरा प्रूफ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसका एरिया क्या होता है 3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, एरिया किसके बराबर होता है 3/4 साइड का स्क्वायर। आइसोसेलेस और स्केलर के लिए हम लोग फार्मूला याद नहीं रखते क्योंकि बहुत बड़े बड़े फार्मूला होते हैं। अगर आइसोसेलेस और स्केलर ट्रायंगल हो तो हम डायरेक्टली इसको हीरोन्स फार्मूला से ही निकालते हैं। इक्विलेटरल को भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप याद रखोगे तो जल्दी क्वेश्चन याद हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, वैसे आपको अगर नहीं करना है, याद रखना है, तो आप इससे भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो हीरोन्स फार्मूला से भी, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, चले आगे। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब आपको एंगल दिया होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब क्या दिया होता है, एक एंगल दिया होता है, मतलब जैसे ये आपको एक एंगल दिया है, इस केस में आपको पूछ लिया जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू जो एंगल दिया है उसके साथ जो साइडें जुड़ रही हैं वो साइडें लेनी है। मान लो ये ए है और ये क्या है बी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा ए बी और उसके साथ जो भी एंगल है साइन ऑफ थीटा। क्या लिखूंगा ए बी क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? मान लो ये सी साइड है, मैंने ए सी क्यों नहीं लिखा, बी सी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो एंगल है वो किस किस साइड के बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच में। अगर एंगल होता यहाँ पे तो मैं कौन सी साइड लेता? तो मैं ए और सी लेता। अगर एंगल होता यहाँ पे तो मैं कौन सी साइड लेता? तो मैं बी और सी लेता। क्यों? क्योंकि उसके बीच में आ रहा था। लेकिन अभी जो मैंने एंगल लिया है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, ए और बी के। तो यहाँ पे मैंने साइड भी क्या ली, ए और बी, और जो भी एंगल है उसका साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, क्या वैल्यू होती है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री जब करेंगे तो होगा आपके सिलेबस में, बेसिक तो आपको बता दिया जाएगा। नहीं है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाता है वैसे जनरली, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट है। इसके बाद जो अभी कंसेप्ट आने वाले हैं, जो अभी 4-5 कंसेप्ट आने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एसआई एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कम सेंटर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक्स सेंटर आता है, एक एक्स सेंटर क्या होता है। उसके बाद आपका इन सेंटर क्या होता है। ये आपकी 5 चीज़ें हैं इसमें से। वैसे तो जनरली सेंट्रॉइड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एसआई एग्जाम इंस्पेक्टर के लिए, जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बाकी एग्जाम्स जो है उसमें सेंट्रॉइड और एसआई के लिए भी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप यहीं से वीडियो को स्किप कर सकते हो। ट्रायंगल में बस इतना ही था, क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो चलो हम लोग ये देख लेते हैं कि करके क्या होता है। अब देखो सेंट्रॉइड क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बना दी। ट्रायंगल बनाने के बाद मैंने क्या किया, इसके मीडियन बना दिए। तो ए डी, बी एफ और सी ई, ये तीनों क्या है, मीडियन है। अब मीडियन मैंने आपको बताया था कहाँ से ड्रॉ किए जाते हैं, वर्टेक्स से। तो क्या वर्टेक्स से ड्रॉ हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। मीडियन करता क्या है, सामने वाले साइड को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो सी ई क्या कर रहा है, किसको किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ए ई इक्वल्स टू बी ई होगा। बी एफ के केस में ए एफ इक्वल्स टू सी एफ होगा। ए डी के केस में बी डी इक्वल्स टू सी डी होगा। तो ये क्या हो गया, ये मीडियन हो गया। जहाँ पे ये तीनों मीडियन मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे, जहाँ पे ये तीनों मीडियन जो है मीट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ सेंट्रॉइड। ठीक है, उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, सेंट्रॉइड बोलता हूँ। याद रखना, हो सकता है कि ये आपको एज अ एमसीक्यू फॉर्म में यही पूछ लिया जाए कि सेंट्रॉइड क्या होता है। ऑप्शन में दे दिया जाए इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हो सकता है यहाँ पे एल्टीट्यूड दे दिया जाए, हो सकता है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया जाए, हो सकता है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 मीडियन बोल दिया जाए। तो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन। जहाँ पे
भी 3 मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे आपस में एक ट्रायंगल के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे। आई होप सेंट्रॉइड तो समझ आया होगा आपको। अब सेंट्रॉइड करता क्या है, सेंट्रॉइड ये मैं मान लेता हूँ पॉइंट है जी, जी को क्या मान लेता हूँ, सेंट्रॉइड मान लेता हूँ। अब सेंट्रॉइड करता क्या है, सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड डिवाइड करता है इस ट्रायंगल को 2:1 की रेशो में। मतलब ये ऊपर वाला पार्ट हमेशा 2 होगा और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, 1 होगा। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि AG/GD जो है वो 2:1 होगा, या यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि AG जो है वो 2 टाइम्स GD होगा। बहुत बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार याद रखना, ठीक है। बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ें आपको रिपीट बार बार करूँगा जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अब पीछे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एंगल दिया था इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने वो फार्मूला बताया, बस खत्म। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और एक बार समझी होंगी, आपको किसी और से कहीं से बुक से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लेक्चर देखोगे सारी की सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। और नोट्स बना लेना, नहीं बनाओगे तो जो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा इसी को रख लेना, प्रिंट निकलवा लेना या खुद बना लेना, जैसे भी करना, लेकिन नोट्स जरूर रखना अपने पास रिवाइज करने के समय। तो सेंट्रॉइड समझ आ गया। सेंट्रॉइड क्या है, जहाँ पे 3 मीडियन जो है आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन, लिख भी लेता हूँ, बाद में बोलोगे लिखा था, लिखा नहीं था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड क्या करता है, डिवाइड करता है मीडियन को इन द रेशो 2:1 में। ठीक है, समझ आ गया। चले आगे, चलो अगला वाला देखते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, चलो देखते हैं तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले ऑर्थो सेंटर के लिए मुझे एक चीज़ बतानी पड़ेगी, वो क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड मतलब हमेशा, एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या चीज़, क्या बोला मैंने, मतलब क्या बोला, क्या समझ आया, कुछ नहीं समझ आया अभी तक। एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, जब हम किसी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे अगर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर वो लाइन जो है ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री एंगल बना रही है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एल्टीट्यूड बोलूँगा। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, हाइट बोलता हूँ। हाइट भी हमेशा कितने पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। कभी भी ऐसे ऐसे ये वाली हाइट जो होती है इनको स्लांट हाइट्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सही हाइट क्या है हमारे पास, ये जो क्या क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री पे। तो एल्टीट्यूड पता चल गया। जब मैं वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करूंगा ऑपोजिट साइड पे, जहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा तो वो क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्थो सेंटर क्या आ गया, एल्टीट्यूड तो आपको समझ आ गया। ऑर्थो सेंटर क्या आ गया, मैंने क्या किया, इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे क्या बनाया, एक एल्टीट्यूड बनाया। फिर इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे क्या बनाया, एल्टीट्यूड बनाया। फिर ए वाले वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे क्या बनाया, एल्टीट्यूड बनाया। मतलब सारे एंगल क्या होंगे, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। जहाँ पे ये तीनों मीट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। सर पीछे भी आपने यही बोला कि वो मीट करेंगे, लेकिन वो थे क्या, वो मीडियन थे। सेंट्रॉइड में मीडियन थे, ऑर्थो सेंटर में क्या है, ऑर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड्स हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है बताने वाला, लेकिन वो एग्जाम में आता नहीं है, मैं फिर भी लिख देता हूँ। किसी को अगर ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हो तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये मेरे पास O है तो यहाँ से 3 चीज़ें मेरे पास निकल के आती हैं। एंगल BOC प्लस एंगल A जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल BOA प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल AOC प्लस एंगल B ये भी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। मतलब BOC कौन सा एंगल हुआ, ये वाला एंगल प्लस इसके ऑपोजिट वाला एंगल, ये दोनों मिला के कितने होंगे, 180 डिग्री। उसके बाद मैं अगर बोलूँ ये वाला एंगल, सॉरी, उसके बाद मैं अगर बोलूँ एंगल BOA कौन सा है, ये वाला एंगल, और इसके ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा हो गया, ये। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बोलूँ ये वाला एंगल, उसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, तो तीनों मिला के, मतलब दोनों मिला के इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। कई मतलब बहुत रेयरली जो है इस चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको करना है तो आप ये चीज़ पॉइंट इसमें नोट कर सकते हो। ठीक है, ऑर्थो सेंटर भी हो गया, सेंट्रॉइड भी हो गया। सेंट्रॉइड में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन, और ऑर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड। तो कैसे याद रखना है, OA गाना है ना, OA। तो वैसे ऑर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड्स
और सेंट्रॉइड में मीडियन, CM सेंट्रॉइड में मीडियन का इंटरसेक्शन होता है और ऑर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड का होता है। ठीक है, चलो आगे सरकम सेंटर पे चलते हैं। चलो, तो सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर में भी मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ABC ट्रायंगल ले ली। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दोबारा, सर ये मुझे पता है, रुको रुको, आपने बताना क्या है, ये मुझे एल्टीट्यूड लग रहा है। बिल्कुल सही, अभी तक क्या है? एल्टीट्यूड है। क्यों? क्योंकि मैंने एक वर्टेक्स से बनाया है और दूसरे अपोजिट साइड पे जा रहा है और एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो अभी तक तो ये क्या लग रहा है आपको? एल्टीट्यूड लग रहा है। लेकिन अभी मैं इसमें एक चेंज करूंगा तो आप क्या बोलोगे? ये एल्टीट्यूड नहीं, ये तो चेंज हो गया। ठीक है, एक चेंज क्या करूंगा मैं, देखो ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, ये साइड इसके बराबर कर दी, ये साइड इसके बराबर कर दी और ये वाली साइड इसके बराबर कर दी। सर ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो अब ये क्या बन गए, अब ये बन गए मेरे पास, अब ये ना रहे एल्टीट्यूड, ना रह के क्या बन गए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सर ये क्या बदतमीजी है? अभी पहले तो आपने बताया ये एल्टीट्यूड थे, अभी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बन गए? ये सेम ही है। हम कौन सी बात माने, आपकी पहले वाले माने कि अभी वाले माने? आपको दोनों माननी पड़ेंगी। सर नहीं मानेंगे क्या कर लोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट माननी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो चलो कैसे था मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस क्या है। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस है? एंगल दोनों में क्या होगा? 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमेशा ये ऑपोजिट साइड को क्या करेगा? इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे मैंने जब लिख दिया कि ये साइडें बराबर हैं, ये वाली और ये वाली, जब मैंने लिखा साइडें बराबर हैं और एंगल भी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एल्टीट्यूड ना होके क्या बन गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली बाकी सारे भी क्या बन गए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जहाँ पे भी तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में क्या कर रहे होंगे? मीट कर रहे होंगे, उसको मैं क्या बोलूँगा? उसको बोलूँगा सरकम सेंटर। क्या बोलूँगा? सरकम सेंटर। और इसको रेडियस मान के, इस पॉइंट को, सॉरी इस पॉइंट को सेंटर मान के, ठीक है, इस पॉइंट को सेंटर मान के जब मैं क्या करता हूँ? रेडियस लेता हूँ कितना? ये लो या फिर ये लो या फिर ये लो, इसको मैं कैपिटल R से डिनोट करता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को, ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को सेंटर मान के और ये जो मैंने R लिखा इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करूँ, तो उस सर्कल को मैं क्या बोलता हूँ? सरकम सर्कल। क्या बोलूँगा? सरकम सर्कल। कई बार ये भी पूछा जाता है कि सरकम सर्कल जो है वो वर्टेक्स से पास करता है कि नहीं। ये तीनों वर्टेक्स से पास करेगा और ये ट्रायंगल के बाहर आएगा। सरकम मतलब क्या होता है? ये बाहर वाला सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये सर्कल कहाँ पे आने वाला है? बाहर। सर्कल कहाँ पे आने वाला है? बाहर। तो सरकम सेंटर में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ पे क्या करते हैं? कट करते हैं। एक सेंट्रॉइड भी था, सेंट्रॉइड में मीडियन था CM, तो सरकम सेंटर से मत याद रख लेना CM, वो सेंट्रॉइड था। ठीक है, तो इसमें सरकम सेंटर में क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ पे भी मीट करेंगे। आई होप ये चीज़ भी समझ आई होगी। अब इसमें एक फॉर्मूला है, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हो सरकम सेंटर वाला, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? ABC डिवाइडेड बाय 4R। ABC क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मान लो ये A है, ये B है और ये C है। ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स R क्या है? R को बोलते हैं हम सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस बोलते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। पूछा क्या जाता है आपको? कई बार बोला जाता है कि सरकम रेडियस निकालो। क्या पूछा जाता है? सरकम रेडियस निकालो। उस केस में तीनों साइडें होती हैं, तो तीनों साइडें होती हैं तो एरिया निकालते हैं किससे? हीरोन्स फार्मूला से। पहले एरिया निकाल लेते हैं, फिर तीनों साइड को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 4 करेंगे तो तुम्हारे पास वहाँ से सरकम रेडियस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन मैं इस पर अभी करवा सकता हूँ। वैसे क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि बाद में लेके चलूँ, बट अभी कन्फ्यूजन हो सकती है तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये चलो मेरे पास ये है एक सर्कल, ये सर्कल है, ये मेरे पास इसके अंदर क्या है? ट्रायंगल है। और मेरे को क्या दिया है? ये मेरे पास क्या होता है? R मतलब सरकम रेडियस। ये मुझे दिया है 17, 9 और 10। अभी मैंने ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था हीरोन्स फार्मूला में से, तो ये वही वैसा ही क्वेश्चन है। एरिया कितना आया था? एरिया आया था मेरा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे पूछा R क्या है यहाँ पे? सरकम रेडियस। तो मेरे को पता है कि एरिया किसके बराबर होता है? ABC डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स R।
तो यहाँ से मुझे एरिया किसके बराबर आया था मेरा 36 इक्वल्स टू ए बी सी 7 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स। हाँ, तो 9 से ये गया 9 इंटू 4 36, तो ये 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10। तो यहाँ से मैं आर अगर निकालूँ तो 17 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा इसको 17 इंटू 5 कितना होता है 85 डिवाइड बाई 8, ये आएगा 10.625। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सर्कम रेडियस आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगले वाले पे चलते हैं अब, इन रेडियस पे। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन रेडियस। अब इन रेडियस क्या होता है सर, ये सारा कुछ इंटरसेक्शन में आ रहा है, हम कैसे याद रखेंगे इतना कुछ। किसी में मीडियन आ रहा है, किसी में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, किसी में एल्टीट्यूड आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है, तो इतना कुछ कैसे याद रखेंगे। ये सारा पढ़ने के बाद, ये लास्ट है, इसका पढ़ने के बाद मैं आपको एक तरीका बता दूंगा जिससे आपको सारे याद रह सकते हैं। ठीक है, तो चलो इन रेडियस में क्या है, ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका किसका, ऑफ 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही अभी बताया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। सपोज ये मेरे पास एंगल है, ये है ना यहाँ पे एंगल, तो ये AC को मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे AC को बोलूँगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल A को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसमें एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल CAD हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, इन रेडियस के केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 इंटरनल एंगल्स बाइसेक्टर। इसका मतलब ये वाला जो है ये भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला जो है ये भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो तीसरा वाला है ये भी क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ये सारे क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हैं। किस केस में, इन सेंटर के केस में। और इन सेंटर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से करते हैं। अब इन सेंटर होता क्या है, यहाँ पे इन से, जैसे अब वहाँ पे सर्कम था, तो सर्कम मतलब बाहर वाला सरफेस, तो इसीलिए सर्कल कहाँ था, बाहर। याद रखने का तरीका, इन सेंटर इन रेडियस मतलब रेडियस कहाँ है, अंदर, तो इसका मतलब सर्कल भी कहाँ होगा, अंदर। तो इस ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस, इस वाले यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुई, यहाँ से मेरे पास ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं क्या बोलूँगा, इन रेडियस बोलूँगा। ठीक है, क्या बोलूँगा मैं इसको, इन रेडियस बोलूँगा। इनको बोलूँगा, इस पॉइंट को बोलूँगा इन सेंटर, और इसको बोलूँगा किसको, ये जो R है मैंने लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने लिया, उसको मैं क्या बोलूँगा, इन रेडियस। इस रेडियस को लेके जब मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो इस सर्कल में क्या बोलता हूँ, इन सर्कल बोलता हूँ। सिमिलरली जैसे सर्कम सर्कल में पढ़ा था, सर्कम वाले केस में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे था, लेकिन उस केस में इस पूरे वाले को हम लोग क्या ले रहे थे, R ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको लेंगे R, जिसको क्या बोलेंगे, इन रेडियस। सॉरी, ये आई नहीं है, R है इन रेडियस। I जो है उसको हम बोलते हैं इन सेंटर, और ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये है इन सेंटर, और रिप्रेजेंटेशन है I। इन रेडियस जो है, इन रेडियस की रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल r। जैसे वहाँ पे फॉर्मूला पड़ा था एरिया का, वैसे यहाँ पे भी फॉर्मूला है, एरिया इक्वल्स टू R इंटू एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल। R क्या है यहाँ पे, इन रेडियस, और S क्या है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, समझ आया। अब इसका क्वेश्चन बता देता हूँ एक। मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, वही ले लेते हैं 17 9 और 10। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, हमें क्या पूछा, इन रेडियस की वैल्यू ऐसे है, ये R है इन रेडियस, हमें इन रेडियस की वैल्यू पूछी है। तो एरिया किसके बराबर होता है इसका, हीरोन्स फार्मूला से अगर निकालोगे, पिछली 2 बार निकाल चुके हैं, 36 आता है। तो एरिया होता किसके बराबर है, इन सेंटर के केस में R इंटू एस। तो 36 इक्वल्स टू R इंटू एस। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 7 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ गया, 26 और 36 बाई 2। तो ये आ गया R इंटू 36/2, ये आ गया 18, 18 से ये कटा तो 2, तो R कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया होगा। तो इन रेडियस कितना आ गया, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको ये 2 फार्मूले याद रखने हैं, एक इसका इन सेंटर वाले केस में एरिया, और एक सर्कम सेंटर वाले केस में एरिया किसके बराबर होता है, ABC डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स R। ठीक है, अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि किसमें किसका इंटरसेक्शन था।
चलो, तो ये 4 चीज़ें थी। 4 चीज़ों में सबसे पहले सेंट्रॉइड था। सेंट्रॉइड में क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन। ठीक है, सीएम हमने याद रखा था, सेंट्रॉइड है तो मीडियन। ऑर्थो सेंटर में क्या रखा था? ओए। ठीक है, ऑर्थो सेंटर है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब आ गया इन सेंटर। इन सेंटर में क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये आई है, आई से इन सेंटर और आई से ही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे कट करेंगे। उसके बाद आ गया सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर में क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये आपको एक याद रखना पड़ेगा, बाकी आपको तीनों याद हो जाएंगे। 3 मीडियंस, 3 एल्टीट्यूड्स, 3 एंगल बाइसेक्टर्स और 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। एल्टीट्यूड में सिर्फ एंगल 90 डिग्री होगा, अपोजिट साइड को वो डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एंगल 90 डिग्री तो होगा ही होगा, लेकिन अपोजिट साइड भी जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये चैप्टर जो है तो बहुत आसान, लेकिन ये बहुत जल्दी भूल जाता है बार बार। सर्कम सेंटर के केस में फॉर्मूला क्या था? एरिया इक्वल्स टू ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स आर। इन सेंटर के केस में एरिया किसके बराबर था? आर इंटू एस। यहाँ पे आर था क्या? इन सेंटर। यहाँ पे आर क्या था? सर्कम सेंटर। एस क्या था? सेमी पेरीमीटर। ए बी सी क्या है? साइड्स। ए क्या है? एरिया। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। सेंट्रॉइड क्या करता था? मीडियन को डिवाइड करता था इन दी रेशो 2:1। ऊपर वाला 2 होता था, नीचे वाला 1 होता था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन की वीडियो मैं अलग से लाऊंगा। तो अभी आपका ये ट्रायंगल चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। यहाँ पे इसमें अगर बचता है तो बचता है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, जो कि नहीं पूछा जाता है। अगर वो पूछा हो, जैसे एसआई में है, तो वो अलग से वहाँ पे मेंशन है कि सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ऐसे वो जनरली इसमें नहीं पूछते हैं। ठीक है, वैसे होगा तो मैं आइडिया दे दूंगा किसी अलग वीडियो में, लेकिन इसमें आपको ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी है। अगर आपको समझ नहीं आया किसी पॉइंट में, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, और वहाँ से मुझे डाउट पूछ सकते हो, उसमें बता सकते हो। जीमेल का लिंक है JK Maths for You। ठीक है, जीमेल क्या है? JK Maths for You @gmail.com। उसके बाद आप कमेंट तो है ही ना आपके पास, कमेंट कर दिया करो यार, अच्छा लगा तो कमेंट कर दिया करो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा लगे तो कर देना, नहीं लगे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप समझ आया होगा। नहीं आया एक बार वीडियो दोबारा से देखो, फिर भी नहीं आया कमेंट में लिखो, जीमेल में लिखो। ठीक है, लिख सकते हो, बता सकते हो, फीडबैक अपना दे सकते हो किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगला वीडियो आई थिंक MCQ सेशन जो है वो होगा, या तो फिर मैं पहले इसका सर्कल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद फिर एक ही बार दोनों के MCQ वीडियोज़ ले आऊँगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।